गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 3 ले रहे हैं। नाजिस्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। मोस्ट अवेटेड चैप्टर है ये, अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस देखें। ऑल द चैप्टर्स आर डिपेंडेंट इन दिस चैप्टर बिकॉज अगर हम थोड़ी हिस्ट्री थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हम हिटलर के जीवन के बारे में, तो किस तरह का एक ये व्यक्ति था और क्या इसने नाजीवादी विचारधारा को लाकर किस तरह से जर्मन में एक इतिहास को चेंज कर दिया था, तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। तो दैट चैप्टर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर भी 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। नाजिस्म यानी नाजीवाद। ठीक है, नाजीवाद इट मीन्स ये एक आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी नाजीवाद। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट इज राइज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर का उदय, हिटलर का आगमन इन जर्मनी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ अ चैप्टर। थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि देखिए जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा थी, उसका कितना प्रभाव था लोगों के ऊपर। तो एक हेलमुट नाम का एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक हेलमुट नाम का एक बच्चा था जो अपने रूम में बैठा हुआ था और उसे दूसरे कमरे से आवाज़ आती हुई दिखाई पड़ती है। अब आवाज़ क्या आती है कि उसके माँ और पापा, पिताजी बात कर रहे थे आपस में कि अब समय आ चुका है, जो अलायंस पावर्स हैं या तो वो हमें ख़त्म कर देंगी या फिर हमें अपने आप ही स्वयं को ख़त्म करना होगा, सुसाइड करनी होगी। तो इस तरह की बात वो सुन रहा था। तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर उत्पन्न हो गया था कि आखिर क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से मेरे माँ और पिता इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसका कोई रीज़न नहीं था। रीज़न सिर्फ ये था कि उसके जो पिताजी थे वो नाजीवाद थे। ठीक है, नाजीवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, दैट इज रीज़न। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वे सभी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए पिकनिक पर जाते हैं और पिकनिक पर जाने के बाद शाम को घर लौटते हैं। फिर अगले नेक्स्ट दिन जब उसके पिताजी ऑफिस में जाते हैं तो वे पिताजी उसके ऑफिस में बैठते हुए अपने आप को गोली मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। फिर उसके मन में और भय उत्पन्न हो जाता है कहीं माँ मुझे मार नहीं दे। तो वो कई दिनों तक खाना पीना छोड़कर इसी चिंता में डूबा रहता है। तो दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ नाजिस्म आइडियोलॉजी। ये नाजीवाद विचारधारा का एक ऐसा प्रभाव था जिसकी वजह से लोगों में एक भय उत्पन्न हो गया था। क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि जर्मन पूरी तरह से जो एक्सिस पावर थी और एक अलायंस पावर थी, तो उसके अलायंस पावर के अगेंस्ट ये डिफीट यानी हार चुका था जर्मनी। तो इनको थोड़ा सा भय सताने लगा था कि हमने किस तरह से यहाँ अपने देश में अन्य कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से हमने मौत के घाट उतारा था। यहूदियों के साथ हमने क्या दुर्व्यवहार किया था, उन्हें किस तरह से एक कमरों में ले जाकर जिसमें केमिकल रासायनिक पदार्थ होते थे उसमें उनको छोड़ दिया जाता था और बंद कर दिया जाता था, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो जाती थी। तो हमने जिस तरह से अपना एक सिस्टम बना रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी शायद यहाँ पर उसका परिणाम भुगतने को मिल सकता है। तो इस तरह की एक नाजीवादी विचारधारा वाले लोगों में ये भय उत्पन्न हो गया था, जिस कारण से ये घटना हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी सीधा इसके थोड़े से कॉजेस देख लेते हैं, रीजन्स देख लेते हैं, है ना। तो डिफीट ऑफ जर्मनी इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार या उसकी पराजय। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए जैसे
यहाँ पर अभी हिटलर का आगमन नहीं हुआ है, और हिटलर के आगमन से पहले यहाँ पर एक राजा का शासन था जिनका नाम केसर विलियम था। ठीक है, क्या नाम था? केसर विलियम थे। तो वो यहाँ पर अलायंस जो कंट्रीज थे उनके द्वारा वो उनकी हार हो जाती है और वो अपना समर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जर्मनी की हार होती है। तो जर्मनी की हार होती है तो यहीं पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइमर रिपब्लिक, ठीक है, वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। वाइमर एक जर्मनी में एक स्थान है, एक शहर है। ठीक है, एक शहर है जर्मनी में। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर क्या है कि एक संसद का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इस वाइमर शहर में, ठीक है, जिसे रिपब्लिक का दर्जा मिलता है, वहाँ पर स्थापना कर देते हैं। तो रिपब्लिक जो वाइमर गणराज्य है वह अलायंस पावर्स के द्वारा कुछ उस पर पॉलिसीज थोप दी जाती हैं। कुछ ट्रीटी उनके साथ की जाती है। तो यहाँ पर ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यानी वर्साई की संधि। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग वाइमर गणराज्य को इस संधि के तहत बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। वो नुकसान क्या है, इन ब्रीफली हम अपनी नोटबुक है जो उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से बहुत ही अनुकूलित जो शहर थे जर्मनी के, जहाँ इंडस्ट्रियल बाकायदा थी, कोयल माइंस थी, तो ये सब वहाँ उस ट्रीटी संधि के तहत वो अलायंस कंट्रीज़ के हाथों में चले जाते हैं। किस तरह से एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल होने के कारण लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई ऐसे टेरिटरीज़ जो बहुत ही अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने वाले थे वो सभी अलायंस कंट्रीज़ के हाथों में चले जाते हैं। तो इससे एक यहाँ पर क्या है कि जर्मन की जो पब्लिक थी उसमें एक रोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक इतना विद्रोह उत्पन्न हो जाता है कि वो लड़ाई छेड़ देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा उत्पन्न होता है वाइमर गणराज्य के खिलाफ जर्मन के लोगों में कि उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्यों की थी। ठीक है, वर्साइल फ्रांस का एक शहर है, वहाँ पर ही संधि हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जर्मनी हैड टू साइन ए ह्यूमिलिटी ट्रीटी। लोगों का कहना था, जर्मन के लोगों का कहना क्या था कि मानवता के विरुद्ध वाली संधि पर सिग्नेचर किए थे वाइमर गणराज्य ने। ठीक है, अब वाइमर गणराज्य की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर इलेक्टेड थे उन्होंने जो जर्मनी की जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, राइक्सटॉग, ठीक है, तो वह वाइमर रिपब्लिक यानी वाइमर सिटी में थी। तो उसके द्वारा जो भी अब निर्णय लिए जाने थे या कोई भी अब हारा हुआ देश था तो उसके ऊपर जो नियम थोपने जाने थे उसका तो उसे समर्थन करना ही था। तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों में इसके प्रति बहुत उत्पन्न हो गया था, रोष उत्पन्न हो गया था। तो लोगों का कहना था कि ये मानवता के खिलाफ विरुद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट ऑन यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपीय के देशों में प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले तो फाइनेंशियल यानी वित्तीय और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। लोगों के पास पैसा, मुद्रा, ठीक है, ये बहुत कम हो गया था, बल्कि वहाँ की करेंसी का अवमूल्यन हो चुका था। लोग साइकोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही परेशान हो चुके थे। इसका समाज और राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा था। ओके स्टूडेंट्स, इन बुक में हम इसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इन जर्मनी। जर्मनी में उग्रवादी राजनीतिक संगठनों का उत्पत्ति या उद्भव। तो इनके भी विचारधारा बहुत ही अलग थी। इनका भी ये मानना था कि वाइमर गणराज्य ने एक बहुत ही ह्यूमैनिटी अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर सिग्नेचर करके जर्मन की जनता को बाज़ार में सेल कर दिया, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय के बाद
डिफीटेड अगेंस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही इसको नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन जर्मनी पब्लिक। प्रथम विश्व युद्ध में हार की जो इफेक्ट था वो जर्मनी के लोगों पर भी पड़ा, ठीक है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था इस वर्ष यहाँ पर। जर्मनी फ्रॉम डेमोक्रेटिक टू डिक्टेटरशिप, जर्मनी एक बार से फिर क्या हो गया था, पराजित हो चुका था। तो एक तरह से तानाशाही की पॉलिसी यहाँ पर लागू की जा रही थी। मनमर्जी के अलायंस जो पावर्स थी वो टेरिटरीज को अपने हाथों में ले रही थी। वहाँ के जो सारे सुविधाएं थी, इकोनॉमिकल जो वहाँ पे सेटअप थे, उन्हें अपनी ओर करने को लगी हुई थी। हाउ नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी 1931 में। देखिए अब यहाँ से क्या है कि हिटलर का आगमन होता है। तो हिटलर के आगमन के बाद उसने जर्मनी की कंडीशन को सुधारा। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ से समझना, यहाँ से चैप्टर में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। यहाँ पर पूरा इतिहास बदलने का क्रम शुरू हो रहा है। तो जर्मन देश को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए हिटलर का यहाँ आगमन होता है और एक नाजीवादी पार्टी की स्थापना करता है, नाजिज्म, ठीक है। आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है, उसको यहाँ पर भी स्थापित करता है। तो बहुत ही जल्द इस संगठन में बहुत से लोग यहाँ उसके साथ हो लिए, ठीक है। अपने बातों से, अपने जो वो स्पीच करता था उससे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। जैसे हमारे भारत देश में देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी भाषण दिया जाता था उससे लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे। तो वैसे ही जर्मन में हिटलर के आने के बाद नाजीवादी उसकी जब पार्टी थी उससे लोग जुड़ने लगे और उसके एक इशारे पर सारी बातें, सारे जो भी उनके आदेश थे उनको मानते थे। हाउ हिटलर रीच द टॉप फ्रॉम बॉटम। तो इस नाजीवादी विचारधारा के अंतर्गत किस तरह से वो फर्श से एक अर्श तक पहुंच चुका था, उसे लोगों ने बहुत ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया लाकर। तो जर्मनी को खड़ा, एक महाशक्ति, एक एम्बिशियस पर्सन था हिटलर। वो चाहता था कि जो अलायंस कंट्रीज हैं उससे उनको भी हराकर मैं एक विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे जर्मन देश को रखूं। हाँ, हिटलर डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन जर्मनी। हिटलर ने आते ही जर्मनी में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ गवर्नमेंट चल रही थी उसको पूरा पदस्थ कर दिया, हटा दिया उसको। किस तरह से मैं अपने देश को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी इन अंडर हिटलर। हिटलर के अधीन रहते हुए जर्मन का एक नया विकास हुआ, एक जन्म हुआ, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉप पॉइंट है, इसे इन बुक में हम बहुत ब्रीफली देखेंगे। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि हिटलर ने मरे हुए जर्मनी को दोबारा से ख़त्म कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ओवर एम्बिशियस हिटलर। हिटलर का बहुत आशावान, इच्छावान होना, ठीक है, स्वच्छाचारी होना, ये जर्मन को ऊंचाइयों पर ले गया। और अगर ये तो क्या था कि अगर अलायंस जो उसका डोमेन, जो उसका अटैकिंग था, बहुत मजबूत था हिटलर का, लेकिन अलायंस पार्टी की तरफ, कंट्रीज़ की तरफ फ्रांस था, यूके था, ठीक है, रूस था। लेकिन स्थिति वहाँ, ये इनको बल कहाँ मिलता है, थोड़ी पावर कहाँ से मिलती है, जब इनके साथ अमेरिका, यूएसए इनमें शामिल हो जाता है। और अमेरिका शामिल क्यों होता है, इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो मैं बताता हूँ क्या था कि किस तरह से पर्ल हार्बर पर जापान, ठीक है, अपने नागासाकी का बदला लेने के बम गिराता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको साथ देना पड़ता है अलायंस कंट्रीज़ की तरफ से। तो ये था, तो बहुत ही एम्बिशियस एक, अगर यूएसए सम्मिलित नहीं होता अलायंस कंट्रीज़ की तरफ, तो मैं मानता हूँ कि हिटलर जर्मन देश को आज महाशक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर चुका होता। हिटलर्स हिस्टोरिक ब्लंडर। तो इतिहास की दृष्टि से देखें, हिटलर का बहुत ही पृष्ठभूमि बहुत एम्बिशियस वाली है, ठीक है। इसके बारे में जब इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत ही पर्सन, ये एक चेंज पर्सन, गेम चेंजर पर्सन था ये। एंट्रेंस ऑफ यूएसए इन वर्ल्ड वार सेकेंड।
द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के आगमन के साथ जर्मनों को पराजय का सामना करना पड़ता है, ठीक है, उसकी हार हो जाती है और जर्मनी देश का जो वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो इज दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट सीक्वेंस हम जल्द ही लेकर आएंगे स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दैट चैप्टर, इट्स टॉपिक very well. Thank you. Goodbye.